नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूँ कि आप अपने घरों पर सुरक्षित होंगे, मज़े में होंगे। मैं आज आपके लेके आया हूँ क्लास 7th का चैप्टर फर्स्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो शुरू करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन को पढ़ने से पहले हम समझेंगे न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट का मतलब क्या होता है? द कंपोनेंट्स ऑफ फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। बहुत सिंपल तरीके से हम समझें तो पोषक तत्व जो हमें पोषण प्रदान करते हैं, जो हमारे लिए जरूरी होते हैं, आवश्यक होते हैं, उनको हम न्यूट्रिएंट बोलते हैं। और न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं देखिए, ये क्या काम काम आते हैं। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, जो भी सब्सटेंस होते हैं हमारे लिए यूजफुल होते हैं। बॉडी में क्या काम करेंगे? टू बिल्ड देयर बॉडीज, हमारी जो बॉडी है उसको निर्माण करने में मदद करते हैं। टू ग्रो, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। टू रिपेयर द डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी, मतलब बॉडी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी है और उसको रिपेयर करने में मदद करते हैं। वियर एंड टीयर हो जाती है, घिस जाती है, टूट जाती है, फूट जाती है, उसको रिपेयरिंग में भी न्यूट्रिएंट्स काम आते हैं। टू प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और उसी एनर्जी पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी एक्टिविटीज करते हैं। लाइफ प्रोसेसेस कौन सी है? मूवमेंट है, इसके साथ में ही रेस्पिरेशन है, न्यूट्रिशन है, डाइजेशन और सब एक्टिविटीज हैं जो हमारी बॉडी है वो करती है। इसी तरीके से प्लांट्स जिनकी बॉडी में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, तो उन सभी को जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्टिविटी करते हैं उनको लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। आप यहाँ समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स है हमें कहाँ से मिलते हैं? फूड से मिलते हैं। और उस फूड में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या होते हैं, कौन कौन से पोषक तत्व, पोषक पार्ट होते हैं? वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वाटर है, इसके साथ में फैट है, अनडाइजेस्टेबल सब्सटेंस है, मिनरल्स है, विटामिन्स हैं, तो ये सब फूड का पार्ट बनते हैं। तो प्लांट्स हैं वो भी न्यूट्रिशन करते हैं बच्चों। तो वो उनमें कौन कौन से टाइप का न्यूट्रिशन पाया जाता है, क्या होता है, वो आज हम सभी डिटेल में पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन का मतलब है कि जो पोषक तत्व होते हैं जो हमारे लिए जरूरी होते हैं, हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी होते हैं, उनको लेने का ढंग है, उनको ग्रहण करने का तरीका है, वही न्यूट्रिशन कहलाता है। द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाई एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। मोड का मतलब कौन से तरीके से भोजन लेते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, फूड को लेना और उसका उपयोग करना, वही क्या कहलाएगा? न्यूट्रिशन कहलाएगा। तो न्यूट्रिशन की बहुत सिंपल डेफिनेशन है, द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, कितने प्रकार का न्यूट्रिशन होता है बच्चों आपको पता है? न्यूट्रिशन दो तरीके का होता है, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और ट्रॉपिक का मतलब न्यूट्रिशन जो अपना खुद का प्रिपेयर कर लेते हैं, फूड जो खुद बना लेते हैं वो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन करते हैं। और जो हेट्रोट्रोपिक का मतलब, हेट्रोज का मतलब होता है अदर्स, और न्यूट्रिशन का मतलब आपको पता ही है। तो हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहलाता है। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देयर आर टू मेन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे आर ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। Autotrophic nutrition means is the nutrition in which organism can prepare their own food, अपना खुद का भोजन बना लेते हैं। Organisms which can prepare their own food are called as autotrophs। जो autotrophs होते हैं, जो खुद का, ट्रॉप्स का मतलब न्यूट्रिशन, ऑटो मतलब सेल्फ, जो खुद का न्यूट्रिशन खुद कर लेते हैं, खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, वो कहलाते हैं ऑटोट्रॉप्स। और ऑटोट्रॉप्स का आप नाम बता सकते हैं, कौन होते हैं ऑटोट्रॉप्स? बिल्कुल सही, ऑटोट्रॉप्स होते हैं ग्रीन प्लांट्स। सभी ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खुद का फूड तैयार कर लेते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉप्स। और उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है?
ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। इसी तरीके से हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स, मतलब दूसरों से प्राप्त करते हैं। ऑर्गेनिजम्स विच गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स आर कॉल्ड हेटरोट्रोप्स। और अभी नाम बता सकते हैं उनका। और हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं हेटरोट्रोप्स में? बिल्कुल सही, ये एनिमल्स है जो दूसरों से फूड प्राप्त करते हैं, प्लांट से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फूड लेते हैं। तो ऑटोट्रोपिक का एग्जाम्पल यहाँ पर आप इमेज देख पा रहे हैं, ये जो भी प्लांट हैं वो सभी ऑटोट्रोपिक होते हैं। यहाँ पर भी ग्रीन प्लांट ऑटोट्रोपिक, और इन ऑटोट्रोप्स पर ये सारे एनिमल्स हैं, हम लोग भी उसमें शामिल हैं, वो हेटरोट्रोपिक कहलाते हैं। रैबिट है वो घास फूस खाता है, तो डायरेक्ट ऑटोट्रोप्स पर निर्भर करता है। ये फॉक्स है वो रैबिट को खाएगी, तो इनडायरेक्टली वो डिपेंड करती है ग्रीन प्लांट्स पर, ऑटोट्रोप्स पर। अब ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन है, मतलब प्लांट कैसे अपना फूड बनाते हैं, वो है मेथड, वो तरीका है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब है कि प्लांट्स में एक बायोलॉजिकल रिएक्शन होती है, और उस बायोलॉजिकल रिएक्शन के द्वारा वो अपना खुद का फूड प्रिपेयर कर लेते हैं, बना लेते हैं। तो वो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन देखिए, किसको कहेंगे फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन food by using sunlight, water, carbon dioxide and chlorophyll. Photosynthesis take place in the leaves. यहाँ ऑन नहीं, ऑन ओ एन नहीं, ओ डब्ल्यू एन है, ये गलती से लिखा गया, ओ डब्ल्यू एन। ऑन मतलब खुद का फूड बना लेते हैं, तो वो कहलाते हैं, वो प्रोसेस कहलाती है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं बच्चों? ये देखिए, फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए सनलाइट। सनलाइट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सन, प्लांट है वो सन से सनलाइट लेते हैं। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स फ्रॉम द सॉइल। तो पानी कहाँ से मिलेगा? पानी पाया जाएगा सॉइल में, और सॉइल में से रूट के द्वारा एब्जॉर्ब होकर के वो पहुंचता है लीव्स में। कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन फ्रॉम द एयर थ्रू स्मॉल पोर्स इन द लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। कार्बन डाइऑक्साइड को कहां से लेंगे प्लांट? लीव्स में ये टाइनी ओपनिंग्स पाई जाती है, छोटे छोटे होल पाए जाते हैं, जिनको स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा की स्ट्रक्चर आप देख पा रहे बच्चों, ये सराउंडिंग सेल है ब्राउन कलर की, इनको हम बोलते हैं एपिडर्मल सेल। और जो बीच में बीन शेप्ड या किडनी शेप्ड सेल्स हैं वो कहलाती है गार्ड सेल्स। बच्चों आपको पता होगा, आप ध्यान रखिए, स्टोमेटा हैं वो दिन के समय ही ओपन होते हैं, रात में ये क्लोज हो जाते हैं। तो ये दिन के टाइम पर ओपन स्टोमेटा है, ये नाइट में क्लोज हो गया। तो कहने का मतलब है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो डे टाइम पर होती है, नाइट में बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनको लाइट की आवश्यकता होती है, और लाइट है वो कहाँ से मिल रही है? सन से। इसलिए डे टाइम पर फोटोसिंथेसिस होती है, नाइट में बंद हो जाती है। और फोटोसिंथेसिस है वो सेल में, प्लांट की लीव्स में कहाँ पर होगा? क्लोरोफिल आर द ग्रीन पिगमेंट्स प्रेजेंट इन द लीव्स, वहां पर ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद में फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होगी। ये स्टोमेटा आप देख पा रहे हैं, ये लीफ है, लीफ में स्टोमेटा पाए जाते हैं। एक्चुअल इमेज है, सेक्शन काट के देखेंगे। आप लैब में जाते हैं, लैब में ये सेक्शन बना के देखिए लीफ का, तो छोटे छोटे ओपनिंग आपको दिखाई देंगे, इनको कहते हैं स्टोमेटा। और ये आप लीफ का सेक्शन काटेंगे तो बच्चों यहाँ पर लीफ है वो कैसी दिखेगी? ये लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर है, आंतरिक संरचना आप देख पाएंगे। ये ऊपर की ओर सेल्स की लेयर है, एक लेयर यहाँ पर पाई जाती है जिसको अपर एपिडर्मिस कहते हैं। नीचे की ओर एक लेयर पाई जाती है जिसको लोअर एपिडर्मिस बोलते हैं। दोनों एपिडर्मिस के ऊपर वैक्स की क्यूटिकल पाई जाती है, अपर क्यूटिकल, लोअर क्यूटिकल। आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर लीफ में ये ओपनिंग है वो कम पाए जाते हैं, नीचे की ओर स्टोमेटा ज्यादा होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लीव्स हैं वो
अपर सरफेस सनलाइट को एक्सपोज होती है तो वाटर लॉस ज्यादा होगा स्टोमेटा से, इसलिए उसको मिनिमाइज करने के लिए इनमें स्टोमेटा है वो नीचे की ओर ज्यादा पाए जाते हैं। और दोनों अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस का जो बीच का एरिया है वो आपको क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, मीजोफिल। मीजोफिल में मीजो का मतलब मध्य में और फिल का मतलब भरना, एरिया, टिश्यू, जो बीच में टिश्यू पाए जाते हैं मीजोफिल टिश्यू कहलाते हैं। इनमें आप ऊपर की सरफेस के नीचे देख पा रहे हैं, अपर एपिडर्मिस के नीचे पिलर लाइक लॉन्ग इलोंगेटेड सेल्स है जिनको पैलिसाइड सेल बोलते हैं, और बीच में गोल गोल सेल्स हैं, इनको हम स्पंजी सेल्स बोल रहे हैं। और इन स्पंजी सेल्स से इनके बीच में एयर सैक पाए जाते हैं जो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं स्टोमेटा के थ्रू। अब पैलिसाइड सेल्स में आप यहाँ देख रहे हैं डॉट 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 डार्क ग्रीन डॉट दिख रहे हैं, ये सारे क्या हैं, ये प्लांट सेल को अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ प्लांट सेल इस तरीके के डॉट ये यहाँ पर भी दिख रहे हैं। ये एक सेल को निकाल के देखा हमने, ये क्या है, इसमें सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल है प्लांट सेल की। इसके बाद में उसके नीचे वाली मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन। एक बड़ी सारी वैक्यूल पाई जाती है प्लांट में, वैक्यूल मेम्ब्रेन कहलाएगी, वैक्यूल है। और उसके बाद में यहाँ पर डार्क कलर के डॉट बिंदी जैसी दिख रही हैं, ये सारे डॉट्स हैं वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट। साइड में एक न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है। तो ये एक प्लांट सेल की स्ट्रक्चर हमने देखी। इसमें जो प्लांट सेल में जो इंपॉर्टेंट चीज होती है बच्चों वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में ही वास्तव में फोटोसिंथेसिस होता है। हमारी सेल में, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, इसलिए हम लोग फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते। अगर हमारी सेल में बच्चों क्लोरोप्लास्ट होता तो हमारा रंग कैसा होता, ग्रीन होता क्लोरोफिल की वजह से, और हम लोग भी फोटोसिंथेसिस कर पाते। और वहां आप देखो कि अगर हमारे पास में फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी होती तो आपको खाना खाने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ धूप में जाके बैठते और हम फोटोसिंथेसिस करके अपना खुद का भोजन प्राप्त कर लेते, तो कहीं पर कोई जाने की जरूरत नहीं थी। परंतु ऐसा नहीं है, प्लांट में ये क्षमता पाई जाती है बच्चों। और ये अब आप देख पा रहे हैं क्लोरोफिल क्या काम करता है। क्लोरोफिल यूजेस द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट टू प्रिपेयर फूड बाय यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। द फूड प्रिपरेशन इज prepared is carbohydrate which is then converted into starch during photosynthesis, oxygen is released। तो बच्चों पूरी इक्वेशन को आप देखिए, यहाँ पूरी फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है वो दिख रही है। इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, रिएक्शन कैसे होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, क्लोरोफिल में सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन प्लस यहाँ पर वाटर भी होगा जो लिखा नहीं गया। तो बच्चों फोटोसिंथेसिस को बहुत सिंपल तरीके से आप समझिए। मान लीजिए हमारे घरों में चपाती बनती है, तो चपाती बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए आप बताइए। चपाती बनाने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, आटा और पानी। नमक नहीं होगा तो भी चपाती बन जाती है, आप मम्मी से पूछ के देखना। पानी और आटा को मिला करके उसको गूंद करके हम चपाती बेल लेते हैं, बना लेते हैं। उसके बाद में उसको सेकते कहाँ पर, तवे पर रख कर सेकते हैं। और वो तवा कहाँ पर होता है, रसोई में होता है, गैस के ऊपर रखा होता है। जब उसको हम गैस को चालू कर देते हैं तो वो तवा गर्म हो जाता है और फुल्का चपाती है वो फूल करके फुल्का तैयार हो जाता है। और उसमें भाप होती है, भाप में आपको पता है गैस होती है, साथ में पानी होता है। तो इसको आप इस तरीके से समझिए, फोटोसिंथेसिस को आप चपाती बनाने का प्रोसेस समझिए, क्योंकि चपाती से हमारा पेट भरता है, प्लांट का भी इसी तरीके से पेट भरेगा। वो चपाती बना के कौन से क्या मेथड है उसको थोड़ा सा को रिलेट करके देखिए। प्लांट के लिए जो आटे का काम करेगी वो कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। आटे में पानी होता है तो यहाँ पर भी कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए क्या चाहिए, पानी है, और आटे की जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों को मिक्स करेंगे, चपाती बिल जाएगी, तैयार हो जाएगी। उसको सेकेंगे कहाँ पर, क्लोरोफिल एक तवे का काम कर रहा है, और उसको तवे को गर्म कौन करेगा,
सनलाइट, बिल्कुल सही, सनलाइट इसको गर्म करेगी और जब ये गर्म हो जाएगा तवा, आपने रोटी इस पे रखी हुई है, चपाती, वो फुल्का बन जाएगा। तो प्लांट का फुल्का क्या कहलाता है? ये देखिए क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट, और उस फुल्के में गैस भी होती है। कौन सी गैस है? ऑक्सीजन, और साथ में ही वाटर। वाटर आप जब इक्वेशन नोटबुक में लिखेंगे तो प्लस वाटर भी करना है, वो सही है। तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड, आटा प्लस पानी, उसको चपाती बना करके, वो तवा है, क्लोरोफिल पर रखिए, सनलाइट से उसको गर्म करिए, आपका फुल्का बन गया। कार्बोहाइड्रेट, उसमें गैस है ऑक्सीजन, और वाटर। बच्चों आपको पता है ऑक्सीजन जो कि हम सांस के रूप में लेते हैं, ये कहाँ से आती है? फोटोसिंथेसिस से आती है। तो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। कोई आपसे पूछे कि प्लांट कौन सी गैस लेते हैं रेस्पिरेशन में, तो आपका आंसर क्या होगा? गलत। आपका आंसर होना चाहिए ऑक्सीजन, क्योंकि रेस्पिरेशन में गैस ली जाती है ऑक्सीजन। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड तो कौन सी प्रोसेस में ले रहे? फोटोसिंथेसिस में। बिल्कुल, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और रेस्पिरेशन करेंगे तो वो लेंगे ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन है वो रिलीज हो जाती है एयर में, और वाटर भी रिलीज हो जाता है स्टोमेटा के थ्रू। अभी आपने देखा स्टोमेटा है वो गैसेस एक्सचेंज में काम आता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड एयर से आएगी, वाटर सॉइल से आएगा, सनलाइट है वो आएगी सन से, और यहाँ क्लोरोफिल में वो फुल्का तैयार हो जाएगा। उस फुल्के को ये खा लेंगे, ग्लूकोज है या कार्बोहाइड्रेट के रूप में, और ऑक्सीजन भाप के रूप में वो रिलीज हो जाएगी, जिसको हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस है, ये पूरा हमने पढ़ा। इसके बाद में नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। बच्चों अब शुरुआत के स्लाइड में हमने देखा था कि फूड के लिए, फूड जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, फूड स्टफ कौन से हैं। कार्बोहाइड्रेट है तो प्लांट अपना खुद का कार्बोहाइड्रेट तो बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस में। प्लांट अपने लिए प्रोटीन्स भी सिंथेसाइज करते हैं। प्रोटीन को बनाने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, और नाइट्रोजन सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है एयर में, परंतु वो एयर की नाइट्रोजन वो काम नहीं ले सकते, इसलिए प्लांट को प्रोटीन के बनाने के लिए नाइट्रोजन है वो कहाँ से लेनी पड़ेगी? वो लेनी पड़ेगी सॉइल से। अब सॉइल में नाइट्रोजन कहाँ से आती है वो अभी चर्चा करते हैं। आप ये इमेज देखिए, ये फलीदार पौधे हैं, ये कुछ फलीदार पौधे हैं, फली लगी हुई है, बीन्स हैं, ये पी है, मटर है, और ये फलीदार पौधों की जड़ों में कुछ गांठें आपको दिख रही हैं। ये गांठें हैं, कौन सी गांठें हैं? ये रूट नोड्यूल्स हैं जो फलीदार पौधों में पाई जाती है। चना, मटर, मूंग, मोठ, उड़द, इनकी जड़ों में ये रूट नोड्यूल पाए जाते हैं। तो यहाँ इन रूट नोड्यूल में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का, गैसियस नाइट्रोजन को कंपाउंड फॉर्म में सॉइल में छोड़ देते हैं, और सॉइल में से फिर प्लांट लेकर के उससे प्रोटीन बना लेते हैं। तो स्लाइड में क्या दिया है देखिए, द सॉइल हैज सम बैक्टीरिया विच कन्वर्ट नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर इनटू यूजेबल नाइट्रोजन। यूजेबल नाइट्रोजन का मतलब कंपाउंड नाइट्रोजन इन द सॉइल। फार्मर्स ऑल्सो एड फर्टिलाइजर्स कंटेनिंग नाइट्रोजन इनटू द सॉइल। जो फर्टिलाइजर देते हैं उनसे भी प्लांट को नाइट्रोजन मिलती है। प्लांट्स एब्जॉर्ब दिस नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल अलोंग विद वाटर एंड अदर कंस्टिट्यूएंट्स टू प्रिपेयर प्रोटीन्स। प्रोटीन बनाने के लिए कंपाउंड नाइट्रोजन, कंपाउंड फॉर्म में नाइट्रोजन चाहिए, जो कुछ प्लांट है वो राइजोबियम की मदद से सॉइल में कंपाउंड फॉर्म में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करती है, जिसको नाइट्रोजन फिक्सेसर बैक्टीरिया राइजोबियम कहते हैं। और बहुत सारे एनाबिना नोस्टॉक बहुत सारे हैं, और हम लोग जो खाद देते हैं उससे भी नाइट्रोजन मिलती है, और वो नाइट्रोजन को वो यूज करते हैं क्या बनाने में? ये प्रोटीन सिंथेसाइज करने में। इसके साथ में फैट है वो भी सिंथेसाइज किए जाते प्लांट के द्वारा। ये इमेज आप देख पा रहे हैं स्लाइड में। इसके बाद में प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के अलावा दूसरे तरीके के भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जैसे कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो पैरासिटिक प्लांट कहलाते हैं, पैरासाइट कहलाते हैं। बच्चों आपको पता है पैरासाइट का मतलब होता है एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म होस्ट की बॉडी पर रह करके
और होस्ट से अपना न्यूट्रिशन लेता है, उसको हम पैरासाइट बोलते हैं। तो प्लांट भी ऐसे होते हैं। यहाँ पर आप इमेज में देख पा रहे हैं अमर बेल है। अमर बेल है वो दूसरे प्लांट से अपना न्यूट्रिशन लेती है। ये फोटोसिंथेसिस करने के बजाय दूसरे प्लांट से अपना पोषण न्यूट्रिशन चूस लेती है। तो parasitic plants are plants which do not have chlorophyll and cannot prepare their own food. They get their food from other plants called host. जो होस्ट होते हैं उनसे अपना फूड लेते हैं। और पैरासिटिक प्लांट का एग्जांपल कस्कुटा अमरबेल है, जो आपने देखा होगा पीले से रंग की होती है। वो खुद भोजन बनाने के बजाय होस्ट से दूसरे प्लांट से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। इसके बाद में एक और टाइप के प्लांट होते हैं बच्चों, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का मतलब कीट भक्षी पौधे होते हैं। आपने सुना होगा, यहाँ पर आप ये फोटो देख पा रहे हैं, ये कीट भक्षी पौधे हैं। पिचर प्लांट है, ड्रोसेरा है, वेनस फ्राई ट्रैप, ये प्लांट पाए जाते हैं जो क्या करेंगे, कीड़ों को खाते हैं। बच्चों आप ध्यान रखिए, ये कीड़े हैं, इनको आप मांसाहारी प्लांट कह सकते हैं। कीड़ों को ये खाएंगे, पर याद रखिए कि ये फोटोसिंथेसिस तो करते हैं। इनको कार्बोहाइड्रेट चाहिए वो तो ये ले लेते हैं, परंतु कुछ प्लांट ऐसी जगह पर उगते हैं जहां पर उनको नाइट्रोजन नहीं मिलती। नाइट्रोजन वो सॉइल में से लेते हैं, परंतु उनको नाइट्रोजन नहीं मिल पाती। तो उनको नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए क्या खाने पड़ेंगे, कीड़े खाने पड़ेंगे। तो वो प्लांट हैं, वो कीट भक्षी या मांसाहारी प्लांट कहलाते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर प्लांट्स विच फीड ऑन इंसेक्ट, जो कीड़ों को खाते हैं। एग्जाम्पल पिचर प्लांट, ड्रोसेरा, वेनस फ्लाई ट्रैप, ये कुछ प्लांट के नाम हैं जो इंसेक्ट को खाते हैं। द लीफ ऑफ द पिचर प्लांट इज मॉडिफाइड इनटू पिचर लाइक structure. The end of the pitcher has a lid which can open and close. When an insect enters the pitcher, the lid closes. The insect is then digested by digestive juice inside the pitcher. तो पिचर का मतलब क्या होता है, घड़ा होता है, घड़े के आकार के होते हैं, घटपर्णी इसको कहते हैं। इनकी पत्तियां घड़े के आकार की हो गई बच्चों, ये घड़े के आकार में आप देख पा रहे। और उसके जो टिप पार्ट है, एपेक्स है लीफ का, वो घड़े का ढक्कन बन जाता है। ये यहाँ पर एक घड़े का मुंह जो लीफ के द्वारा बना है, बहुत सुंदर सा, ये घड़े का मुंह। और ये बना रहा है इसका लीड। लीड का मतलब ढक्कन। तो जैसे ही कीड़ा इसके अंदर आता है, इंसेक्ट इसके अंदर आता है, यहाँ पर आपके देख रहे हैं यहाँ कीड़े पड़े हुए हैं इसमें घड़े के अंदर। तो इस पिक्चर के अंदर कीट आने पर, इंसेक्ट आने पर ये ढक्कन बंद हो जाता है और फिर डाइजेस्टिव एंजाइम इसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग है कि प्लांट है, फोटोसिंथेसिस तो कर रहे हैं, परंतु नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए इनको कीड़े खाने पड़ते हैं। और शाकाहारी की बजाय वो मांसाहारी हो गए हैं। वो अपना खुद का भोजन बना रहे हैं, साथ में ही नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीड़े भी खा रहे हैं। तो वो कहलाते हैं कीट भक्षी या इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। बिल्कुल सही। इसके बाद में कुछ प्लांट ऐसे होते हैं बच्चों जो डेड और डिकेइंग मैटर को खाते हैं, सड़ी गली चीजों को खाते हैं। सेप्रोफाइट्स कहलाते हैं। सेप्रोफाइट्स आर प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल एंड कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। दे गेट देयर food from dead and decaying organic matter. Example mushroom, bread molds, etc. They produce digestive juice on the dead and decaying organic matter and convert it into a solution and then absorb the nutrients from the solution. तो मशरूम की बच्चों आपने सब्जी खाई है, मशरूम बहुत टेस्टी होता है, परंतु वो मशरूम है, एक्चुअली में मशरूम है, वो प्लांट नहीं है, वो फंगी है। परंतु छोटी कक्षा में आपको प्लांट के रूप में उसको पढ़ना पड़ रहा है। वो प्लांट ना, सेल वॉल उनमें पाई जाती है, प्लांट ना होकर के वो फंगी है। तो आपने ये मशरूम, कुकरमुत्ता भी इसको कहते हैं, ये सड़ी गली चीजों पर, सूखी लकड़ी जब बारिश होती है तो सड़ती है, गड़ती है, काली सी हो जाती है, तो वहां पर ये खुम्बी निकल आती है। और ब्रेड जो होती है बच्चों, ब्रेड को आप अपने रसोई में डाल दीजिए, 2-4 दिनों के बाद में उस पे फफूंदी लग जाती है, तो वो भी क्या है, मशरूम है, वो सड़ रही है ब्रेड या
लकड़ी है या गोबर है, कूड़ा कचरा जब सड़ता है उसमें नमी होती है तो बहुत सारे मशरूम है, बहुत सारे फंगी उस पे लग जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो डेड और डिकेइंग मैटर से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। फूड प्रिपेयर करने के बाद में अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स उन पे रिलीज करेंगे और फूड को एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो ये कहलाते हैं सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट का मतलब होता है फीड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, तो वो कहलाते हैं मशरूम्स। इसके बाद में एक कैटेगरी और होती है न्यूट्रिशन की प्लांट में बच्चों, सिम्बायोटिक रिलेशन। यहां पर सिम्बायोटिक रिलेशन का मतलब म्यूचुअल रिलेशनशिप है, एक हाथ दे दूसरे हाथ ले, एक दूसरे को सहयोग करने वाले होते हैं। यहाँ पर एक ग्रुप होता है जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, दूसरा ग्रुप है जो वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो एल्गी और फंगी दो मिलकर के और यहाँ पर सिम्बायोसिस करते हैं। एल्गी फोटोसिंथेसिस कर सकता है, फंगी है वो वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो बच्चों आप इसको ऐसे समझिए कि एक अंधा है एक लंगड़ा है। जब अंधा है उसके ऊपर बैठ करके लंगड़ा है वो यात्रा कर सकता है, क्योंकि लंगड़ा चल नहीं सकता, अंधा देख नहीं सकता, तो वो एक दूसरे से हाथ मिला करके यात्रा संपन्न कर सकते हैं। यहाँ पर भी प्लांट की दो कैटेगरी है, एल्गी फोटोसिंथेसिस कर सकता है परंतु वाटर मिनरल नहीं ले पा रहा है, और फंगी है वो वाटर मिनरल्स ले पा रहा है परंतु फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा है। तो एक फोटोसिंथेसिस करेगा दूसरा वाटर मिनरल्स लेगा और दोनों हाथ मिलाकर दोनों साथ रह करके और अपना जीवन यापन करते हैं। और उसका बेस्ट एग्जांपल है लाइकेंस। तो स्लाइड में क्या दिया है, सम प्लांट्स live together and share shelter and nutrients, example lichens. In lichens an alga and a fungus live together. The fungus provides shelter, water and minerals to the alga. द एल्गा प्रोवाइड्स फूड टू द फंगस, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, विच इट प्रिपेयर्स बाय फोटोसिंथेसिस। तो आप यहाँ पर ये फोटो में देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर लाइकेंस दिख रहे हैं, ये लाइकेंस है, ये फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है, और फंगी है वो वाटर मिनरल एब्जॉर्ब कर रहा है। यहाँ ये पेड़ पर भी लाइकेंस लगे हुए हैं बच्चों। तो आप कह सकते हैं कि लाइकेंस है वो एक एक तरीके का सहयोग है, एक दो लोग मिलकर के सहयोगात्मक साथ साथ जीवन यापन करते हैं, और इतना अच्छा कॉम्पैक्ट उनमें मित्रता हो गई है कि अब वो एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते, वो अलग नहीं हो सकते। तो लाइकेन है वो एक प्रकृति की एक बहुत अच्छी सुंदर एसोसिएशन है, सहयोगात्मक जुड़ाव है। और बच्चों एक बात याद रखिए कि लाइकेंस है वो दीज आर द गुड इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन। ये पॉल्यूटेड एरिया में नहीं उगते, तो कोई आप लाइकेन को पॉल्यूशन की जांच करनी है तो उस जगह पर लाइकेन उगा दीजिए, अगर वो नहीं उगेंगे तो आप कह दीजिए कि ये एरिया पॉल्यूटेड है, प्रदूषित है। इसके साथ में ही अब न्यूट्रिएंट सॉइल में से लिए जाते, तो सॉइल में कहां से आएंगे न्यूट्रिएंट, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रेप्लिनिस्ड इन द सॉइल। तो बच्चों आपको पता है जो हम खाद देते हैं, देसी खाद है, मेन्योर्स है, फर्टिलाइजर्स है, वो सॉइल में हम मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं, उसका रीजन ही ये है क्योंकि सॉइल में न्यूट्रिएंट प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए, तो आगे की फसल के लिए, आगे की प्लांट की लाइफ के लिए न्यूट्रिएंट देना जरूरी है, फर्टिलाइजर्स के द्वारा, मैन्योर्स के द्वारा। कुछ प्लांट है अपने रूट नोड्यूल में, मैंने आपको बताया फलीदार पौधे हैं, रूट नोड्यूल में वो मिनरल्स हैं, वो न्यू जो क्या कहना चाहिए नाइट्रोजन फिक्सेशन करते, राइजोबियम बैक्टीरिया रूट नोड्यूल में पाए जाते, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा न्यूट्रिएंट को वापस रेप्लिनिश कर देते हैं, वापस भर देते हैं, वापस जमा कर देते हैं। तो how nutrients are replenished in the soil, plants absorb nutrients from the soil, so the nutrients in the soil decreases, धीरे धीरे कम हो जाएंगे। so farmers add manures and fertilizers to the soil to increase the nutrient in the soil, वापिस तैयार करने के लिए। the bacterium called rhizobium which lives in the roots of leguminous plants, leguminous plant का मतलब होता है फलीदार पौधे जिनमें फलियां लगती हैं, कौन कौन से हैं, ग्राम्स, peas, beans, etc. converted nitrogen from the air into soluble form in the soil and makes the soil rich in nitrogen. नाइट्रोजन की पूर्ति कर रही है राइजोबियम बैक्टीरिया। इन रिटर्न द प्लांट
provide food and shelter to the bacteria, so they have a symbiotic relationship. ये दूसरा symbiotic relation, एक लाइकेन में पड़ा, एक जो लेग्यूम प्लांट है वो उनको रहने को जगह देती हैं और फूड देती है, बदले में ये राइजोबियम बैक्टीरिया रूट नोड्यूल्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन करके और उनको कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं खेत में फर्टिलाइजर लगाया जा रहा है किसान के द्वारा, फर्टिलाइजर्स है वो सॉइल में वापस न्यूट्रिएंट की पूर्ति करते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ा। अगला चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। बच्चों आप वीडियो को देखते रहिए, कंप्लीट वीडियो देखना है और साथ में वीडियो को लाइक शेयर करना है, और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल का नाम है नॉलेज मंडली। आपने वीडियो को ध्यान से देखा, थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें और घर पर पढ़ाई करते रहें।